हेलो। गुड इवनिंग। तैयारी बढ़िया चल रही होगी आपकी। अपने इकोनॉमिक सर्वे की 2 क्लास कर ली हैं, आज अपनी ये लास्ट क्लास है। इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल मैंने टेलीग्राम पे सुबह ही शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। तो अभी जस्ट 30 से 40 मिनट की क्लास होगी। जो भी समझने वाला होगा या जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है या जो बिल्कुल करंट का फैक्ट है या जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं वो बिल्कुल बताते चलूंगी। तो जस्ट 30 से 40 मिनट में अपन सारा कर लेंगे इसको कवर। फिर आप जस्ट 1 से 2 बार रीड आउट कर लेना बस। जैसे एक बच्चा सुबह ये भी पूछ रहा था कि दीदी आप जो इकोनॉमिक सर्वे करवा रहे हो वो जमादार ग्रेड सेकंड के एग्जाम होगा उसके लिए नफ है क्या? तो मैंने मतलब उसके कमेंट के बाद उसका सिलेबस देखा। जमादार ग्रेड सेकंड जो भी एग्जाम है तो लगभग सेम ही है। तो मैंने उसको ये बोला कि 90% कॉमन है, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। जस्ट कोई एक दो टॉपिक मतलब हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा हो या इसमें थोड़ा ज़्यादा हो, है ना। तो बिल्कुल आप सिलेबस देख के पढ़ लो। वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि कोई प्लाटून कमांडर के लिए भी पूछ रहा था, तो मैं बता रही हूँ कि अपन ने 70 से 80% मतलब इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लिया है। आर्थिक समीक्षा 70 से 80% कर ली है। जहाँ जहाँ से मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट सारे इंक्लूड कर लिए हैं, है ना। तो जस्ट मैं लास्ट में बताऊंगी आपको जो नया आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें या तो जस्ट कोई इस साल कोई नई योजना होगी या कोई नया करंट से रिलेटेड फैक्ट होगा वो जुड़ेगा, या लास्ट की 2-3 एक टेबल होती हैं बस वो अपडेट होंगी। इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता आर्थिक समीक्षा में, है ना। तो आप बिल्कुल देख सकते हो, आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके जस्ट लिख रखा है राजस्थान आर्थिक समीक्षा तो 80 से 90% यही आने वाला है ना। तो आप ये क्लास बिल्कुल कर सकते हो। अपन ने जस्ट 3 क्लास ली हैं और आप अगर किसी बुक से मिलाओगे तो जस्ट 25 से 30 पेज का ही कंटेंट है। ये तो बिल्कुल ऐसे खोल खोल के लिख रखा है जस्ट एक एक लाइन में, मतलब बहुत खुला खुला लिख रखा है ना। अगर किसी बुक से मैच करोगे तो पूरा मतलब इतना ही होगा, 25 से 30 पेज का कंटेंट, ठीक है। हाँ, अपन ने जरूर 3 पीडीएफ शेयर करी हैं, ऐसे बड़ा बड़ा खुला खुला लिखा है तो लगभग 40 एक पेज है ना। तो देखो फटाफट करते हैं। राजस्थान में निर्यात एवं खनन बिल्कुल बताते चलती हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करवाते चलती हूँ ना। देखो निर्यात एवं खनन, तो सीधा सा सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं 23-24 में कुल निर्यात 83,704 करोड़ रुपए का हुआ है ना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा ये देखो राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर जवाहरात आभूषण, फिर धातु कोमा है ना, फिर कपड़ा, फिर हस्तशिल्प, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। ये देखो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, मतलब बहुत सारी नीतियां हैं। राजस्थान प्रोत्साहन नीति या फिर रेप्स एमएसएमई पॉलिसी, है ना, सब मतलब कब आई वो बिल्कुल लिख दिया है, डेट लिख दी है, कब तक इफेक्टिव है वो लिख दी है। अगर किसी पॉलिसी में अंदर कुछ याद करने का डेटा है तो वो लिख दिया है। यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं लिख के दी। पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है तो इकोनॉमिक सर्वे इस बार 200-250 पेज का आया था, वो उठा के पढ़ लो, है ना। तो जस्ट मतलब जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वही फैक्ट इंक्लूड किए हैं, है ना। तो देखो ये होगी राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। मतलब नीतियों में कोई खास अलग नहीं है किसी में, मतलब रॉयल्टी पे कुछ छूट दे दी, स्टेट टैक्स में कुछ छूट दे दी, या फिर इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक ड्यूटी या लैंड कन्वर्जन फी, मतलब इनमें थोड़ी थोड़ी छूट दे दी, बस यही है, इतना सही है ना। थोड़ा थोड़ा चेंज है बस, है ना। ज़्यादा जरूरी है कब आई कब तक इफेक्टिव है, जैसे मैंने बताया था पिछली अभी जस्ट जो 2024 आरएस प्री हुआ था तो कंटिन्यू 2 क्वेश्चन आ रखे। अभी मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद एक एमएसएमई होगा एक रिप्स होगा कि वो कब तक इफेक्टिव है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 है ही ये देखो राजस्थान एक जिला एक उत्पाद, है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब हर जिले के लिए एक प्रोडक्ट, मतलब वो करा था ना डिक्लेयर, बिल्कुल एक लंबी चौड़ी सीट है। तो वो तो याद ना हो बट ये तो ध्यान रख ही लेना, नीति कब आई 8 दिसंबर 2024, है ना। ये देखो आर्थिक समीक्षा 2023-24, ये सबको पता ही है, खूब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, है ना। कि किस विभिन्न खनिजों का भंडार है राजस्थान में जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है वर्तमान में। और ये देखो राजस्थान सीसा, जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट इनका एकमात्र उत्पादक है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, बहुत बार पूछ लेते हैं, मतलब कि आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कौन से मतलब ऐसे खनिज हैं जिनका राज्य एकमात्र उत्पादक है, मतलब उत्पादक राज्य है ना। तो ये है, बिल्कुल हाईलाइट भी कर रखा है इनको, या तो
थोड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन आप पीडीएफ में जाके देखोगे हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल देखते चलना। वैसे ही देश में चांदी कैल्साइट और जिप्सम का लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है। ये देखो राजस्थान खनिज नीति इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो राजस्थान खनिज नीति 2024 है ना, तो इसका लक्ष्य क्या था कि 2047 तक मतलब 1 करोड़ लोगों को तो मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाना है ना। ऐसी जो 58 प्रकार के अभी खनिजों का निष्कर्षण हो रहा है ना, उनको बढ़ा के 70 करना। ऐसी मतलब 50% खनिज ब्लॉकों की नीलामी है ना, या और जो कुल भूमि के मतलब देखो खनन क्षेत्र को बढ़ाकर 2%, कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना खनन क्षेत्र को, है ना। ऐसे मतलब कुछ वो थे इसके प्रोविजन, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लेना। ये देखो राजस्थान एम सेंड नीति, मतलब अभी जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रेवल रिवर के बेस में जो ग्रेवल होती है उसको निकालने मतलब उस पर निर्भरता कम करने के लिए एम सेंड पॉलिसी है ना। बिल्कुल सारा लिख दिया। देखो राजस्थान एम सेंड नीति 2024, मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, जो बजरी मतलब रिवर के तल से जो बजरी निकालते हैं ना ग्रेवल, उस पर निर्भरता को कम करने के लिए, मतलब उसका एक अल्टरनेटिव सुझाने के लिए बिल्कुल एम सेंड नीति है ना। तो इसमें याद करने का क्या है, देखो प्रोत्साहन मतलब एम सेंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कैसे? उनको वित्तीय लाभ, बिल्कुल वही देखो रॉयल्टी में छूट 50%, निवेश सब्सिडी है ना 10 वर्षों के लिए 75%, राज्य कर मैं बताया था ना, या तो रॉयल्टी राज्य कर या फिर स्टाम्प ड्यूटी इलेक्ट्रिक ड्यूटी है ना, इनमें एग्जेम्पशन, बस यही है प्रोविजन, लगभग सेम से है सबके है ना। बिजली शुल्क छूट 7 वर्षों के लिए 100%, स्टाम्प शुल्क वही है सारे, इसमें 75% छूट। सरकारी, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, देखो मतलब सरकारी परियोजनाओं में एम सेंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके मतलब 28-29 तक 50% का लक्ष्य है कि जो सरकारी जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ना, कि उनमें 50% एम सेंड का उपयोग हो, है ना। ये 28-29 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य है ना, 50% तक का बढ़ाना, पहले 30 था। ठीक है, ये देखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज RSSML है ना, कहाँ पे है? 1974 उदयपुर में। बिल्कुल बस वही थ्योरी है, क्या काम है इसका सबको पता ही है, मतलब खनिज मतलब जो भी मतलब सपोर्ट करना। हाँ, इसकी जो 4 स्ट्रेटजिक वो है सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, उनका बिल्कुल दिमाग में रखना है ना। मतलब ये वहीं पे है जहाँ पे जैसे सबसे ज्यादा, जैसे कि रॉक फॉस्फेट कहाँ है? झामरकोटड़ा उदयपुर, सबको पता ही है ना। तो इसकी मतलब स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट प्रॉफिट सेंटर रॉक फॉस्फेट का कहाँ हो गया? झामरकोटड़ा। वैसे ही देख लो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट जिप्सम, बिल्कुल बीकानेर, लाइमस्टोन जोधपुर और लिग्नाइट जयपुर। ठीक है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, चारों RSSML के अंडर हैं ये। ठीक है, तेल प्राकृतिक गैस देख लो, राजस्थान भारत में कच्चे तेल के महत्वपूर्ण उत्पादक है और राज्य का लगभग योगदान कितना है? बिल्कुल 14.95% या 4.39, ये है मीट्रिक मिलियन टन पर एनम। ठीक है, MMTPA, मीट्रिक मिलियन टन पर एनम। ठीक है, तो थोड़ा मतलब योगदान कितना है ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट कर रखे हैं जो फैक्ट आपको पढ़ने हैं ना। लेकिन मतलब 30 पेज का कंटेंट है तो देखो सारा ही पढ़ लेना। बिल्कुल ऐसे सोच के तो ये डाला है कि हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इतना सा तो क्या छोड़ोगे आप। ठीक है, पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र सबको पता ही है, 4 हैं। नीचे बिल्कुल अपना सांचौर वाला हो गया, फिर जैसलमेर हो गया, फिर ऊपर बीकानेर नागौर हो गया, और फिर इधर अपना विंध्यन कगार हो गया ना, तो 4 हैं, बिल्कुल दिमाग में होंगे आपके विंध्यन बेसिन वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए चारों, ज्योग्राफी में खूब अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे भी पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड आउट करना है। चलो, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जब 2018 में लगी थी उस टाइम तो खूब क्वेश्चन आते थे, और क्वेश्चन जैसे कि बिल्कुल RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 21 वाले में, ये वाला जैसे HPCL, ये HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में मतलब कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो HPCL का है 74% और राजस्थान गवर्नमेंट है 26%, है ना। तो ये फैक्ट बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, दिमाग में रखना है। और पंचपदरा बालोतरा, हाँ ये पंचपदरा बालोतरा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्षमता 9 MMTPA।
है ना। रिफाइनरी की क्षमता है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब कार्य कब शुरू किया, लगभग ध्यान ही होगा, 16 जनवरी 2018 को कार्य प्रारंभ किया। लागत वगैरह देख लेना बिल्कुल, ठीक है। और ये ऋण इक्विटी अनुपात 2:1, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना, बस जस्ट रीड आउट करना है, थ्योरी है। जहाँ पे समझाने वाला होगा बिल्कुल आपको समझा दूंगी, आगे बहुत अच्छा है समझाने वाला लास्ट में। बिल्कुल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा सब इंक्लूड किए हैं। मैं बता रही हूँ ना, इकोनॉमिक्स आर्थिक समीक्षा लगभग भले ही ये थोड़ा सा कंटेंट हो, बस 70-80 क्या 80 से 90% सारा इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर लिया है। भले ही आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल मतलब ये क्लास देख सकते हो, और ये छोटी छोटी पीडीएफ है, इनको रीड आउट कर सकते हो। ये रिफाइनरी BS6 मानक उत्पादकों का उत्पादन करेगी, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत होने वाली भारत की पहली रिफाइनरी होगी, है ना। जस्ट एक ऐसे मतलब दे देंगे, कोई भी लाइन दे देंगे इसके मतलब रिफाइनरी के बारे में, ट्रू स्टेटमेंट नहीं, ऑफ कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जस्ट थ्योरी है। लगभग 18 से रिफाइनरी शुरू हुई है, जब से ही रटते आ रहे हैं। हो सकता है जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए नए हो, तो जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, आपके भी रटा जाएगा, ठीक है। राजस्थान की हस्तकला बिल्कुल दे रखा था आपके मतलब वीडियो में, बिल्कुल दे रखा है हस्तकला, जिसमें मैं हस्तकला मतलब बिल्कुल वही व्हील फड़ सारी कठपुतली जितनी भी होती हैं, मांडने, है ना। लेकिन वो मैंने नहीं लिए, बिल्कुल आप आर्ट कल्चर में सारी पढ़ते ही हो, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड पार्ट है वो लिया है ना। मतलब वो आप वहाँ पे नहीं पढ़ते, वो यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो जस्ट फटाफट देखो। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड 1991 जयपुर। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का पे है स्थापना 1991 में जयपुर में है। हस्तशिल्प हेतु शीर्ष संस्था। हैंडीक्राफ्ट पार्क रिको द्वारा कहाँ कहाँ स्थापित है, जैसलमेर जोधपुर में। हैंडीक्राफ्ट निर्देशालय जोधपुर में, ठीक है। रूडा बिल्कुल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो गैर कृषि आधारित उद्योग है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए। गैर कृषि आधारित उद्योग कौन से हुए, बिल्कुल ये चमड़ा, ऊन, वस्त्र, लघु खनिज, ठीक है, इनको बढ़ावा देने के लिए। हाँ, जो जीआई टैग मतलब दिलाने में सबसे मतलब महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, रूडा की। तो अभी तक राजस्थान को 22 जीआई टैग मिल चुके हैं, जिसमें से 2023 में 5 के मिले थे, वो इंक्लूड किए हैं बिल्कुल। 2023 में 5 जीआई टैग जो मिले थे करंट के हैं, बिल्कुल दिमाग में रखना है। 5 जीआई टैग मिले थे वो, और अभी एक एक अभी मिला है, तो वो भी इंक्लूड किया है, ठीक है। बिल्कुल देखो, पिछवैया नाथ द्वारा, दो बीकानेर के थे, है ना। कसीदाकारी और उस्ताकला बीकानेर के थे। जोधपुरी बंदेज और कोपतगिरी उदयपुर, ये तो 2023 में मिले थे 5। और जस्ट अभी हाल ही में ये है सांगरी। मैंने बोला था हाईलाइट कर देना, करा है क्या, यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद, हाईलाइट है बिल्कुल। सांगरी करंट का है 2025 में, इसको मतलब जीआई टैग मिला है। सबको क्षेत्र वगैरह सबको पता ही है ना। हाँ, ये देख लो, बिल्कुल 17वां कृषि उत्पाद है जिसे दर्जा प्राप्त हुआ है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं दोनों, है ना, दिमाग में रखने हैं। 17वां कृषि उत्पाद है ना। अभी तक 22 मिल चुके हैं। जनजातियों से संबंधित योजनाएं, जनजाति आपके बिल्कुल दे रखा है वीडियो में, तो वहाँ पे बिल्कुल जो भी जनजाति हैं सारी लिख रखी, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में है इंक्लूड। लेकिन अब बिल्कुल वही आप आर्ट कल्चर में पूरा पढ़ते ही हो, लेकिन उनसे संबंधित योजनाएं जो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड की हैं। तो बिल्कुल रीड आउट कर लेना, ज़्यादा नहीं है, बस जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगी बस उतनी इंक्लूड की हैं। तो जस्ट चार, कोई 3-4 है बस मुश्किल से, इनको बस रीड आउट कर लेना। माडा, माडा देखो, मतलब जहाँ पे जनसंख्या 5,000 से अधिक है या 50% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है। अभी योजना 8 जिलों में संचालित है ना, जिसके मतलब 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर का निर्माण किया गया है। जस्ट थ्योरी है, मैं बता रही हूँ, जस्ट आप पढ़ लेना प्लीज, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब जनजाति विकास कार्यक्रम या शहरिया विकास कार्यक्रम जो समझाने वाला होगा वो बिल्कुल समझा दूंगी। अब क्या पढ़ पढ़ के बताऊं कि माणिक्य लाल आदिम जाति प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है। ये जस्ट थ्योरी है, आप पढ़ लोगे, है ना। तो समझने वाला वो समझते हैं अपन फटाफट। ट्राइफेड, एक मिनट, ट्राइफेड देखो। ट्राइफेड क्या होता है, मतलब कि जो मतलब
ये जनजाति हैं जो भी उनके प्रोड्यूस होते हैं उनकी मार्केटिंग का काम करता है ट्राइफेड, है ना। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, बिल्कुल थ्योरी लिख रखी है पूरी नीचे। प्रारंभ 1987, मुख्यालय दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है इसका, जयपुर में। तो जनजातीय उत्पादों का सहकारिता आधारित विपणन, विपणन होता है मार्केटिंग, ठीक है। विपणन मार्केटिंग, मार्केटिंग की सुविधा देता है। सहकारी आंदोलन दे रखा आपके वीडियो में, है ना। तो सहकारी आंदोलन पे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे इंक्लूड किए हैं। समझाने वाला तो कुछ है नहीं, जो थ्योरी है कि मतलब कहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई, कहाँ पे पहली मतलब सहकारी समिति का गठन कहाँ पे हुआ, जस्ट वही थ्योरी है ना। या राजफेड, है ना, मतलब जो शीर्ष संस्थान है वो राजफेड हो गया। प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था राजफेड, है ना। राज्य भंडार निगम 1957, मतलब जैसे संस्था का नाम लिखा है, कब स्थापना हुई और कब कहाँ पे है या उसका क्या काम है, जस्ट वो लिखा है। ज़्यादा लिखते तो मतलब कितना ही लिख दो, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आए बस वो फैक्ट लिखे हैं, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड आउट करना है, ठीक है। राज्य भंडार निगम 1957। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, राजस्थान राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, मतलब कब स्थापना हुई, है ना। और मतलब उपभोक्ता क्षेत्र में राजस्थान की शीर्ष संस्था है। तो बिल्कुल थ्योरी भी लिख दी है, जस्ट रीड आउट कर लेना। महिला सहकारिता, एक मिनट ज़्यादा बड़ा हो गया। महिला सहकारिता, राजपुताना, हाँ राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक, ठीक है। प्रथम सहकारी बैंक वगैरह, मुख्यालय कहाँ पे है, वर्तमान में मतलब क्या पोजीशन है, सारा लिख दिया है, जस्ट रीड आउट करते चलना प्लीज। महिला सहकारी समितियां, हाँ देखो ये बिल्कुल करंट का है। बजट में घोषणा हुई है कि 2024-25 में स्वयं सहायता समूह के नेताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 10 लाख रुपए, जस्ट बजट का है, करंट का है, तो जस्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लेना। प्रमुख सहकारी संस्थाएं बिल्कुल लिख दी हैं, क्लियरली हाईलाइट करवा दी हैं, है ना। तो मतलब कब स्थापना हुई, कहाँ पे है, जस्ट ये पढ़ लेना दोनों। ऐसी महिला सहकारिता वाला वही आ गया शायद, एक लाइन तो फिर से, हाँ 24-25 ये तो वही लाइन आ गई, 10 लाख आवंटित करे, ठीक है। राज्य में, हाँ राज्य में 947 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति बनाएगी, बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट भी करवा दिया है, जस्ट रीड आउट कर लेना। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बिल्कुल आपके दे रखा है। वो जो बच्चे का जिसका मैसेज आया था ना कि दीदी कौन कौन सी एग्जाम है फिर से भूल गई, जमादार ग्रेड सेकंड, हाँ कि उसके लिए भी इन्हें ये आर्थिक समीक्षा जो आप पढ़ा रहे हो वो मतलब फायदेमंद है क्या, बेनिफिशियल है क्या, तो बिल्कुल उसमें भी दे रखा है ये पंचायती राज संस्था वाला, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल पोल्टी में अपन पढ़ते ही हैं। मतलब केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीन मतलब तीन भागों में बांट रखे हैं सब्जेक्ट्स को, विषयों को, है ना। तो जो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। सर्वप्रथम मतलब शुरुआत वगैरह, बीकानेर रियासत वगैरह, ठीक है। ये थ्योरी है, जस्ट थ्योरी का क्या पढ़ पढ़ के बताऊं, जो आगे पढ़ने वाला है या कोई चीज कैसे ट्रिक से याद रखें वो देखते हैं अपन फटाफट, ठीक है। पंचायती राज का आधार महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज को माना जाता है, ये देख लो बिल्कुल। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 में प्रावधान है पंचायती राज एक्ट, है ना, इसी के बेसिस पे आगे पारित हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं का मतलब संवैधानिकरण, देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। समिति बिल्कुल दिमाग में रखनी है, नाथुराम मृदा समिति। संविधान में अनुसूची 11 जोड़ी गई, ठीक है, सबको ध्यान होगा, अनुसूची 11 जोड़ी गई। और पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय सौंपे गए, अपन देखेंगे आगे, जैसे मतलब 29 विषय सौंपे गए और अपने राजस्थान में 22 विषय सौंप रखे हैं, ठीक है। आगे बिल्कुल पूरा अच्छे से देखेंगे कौन से मतलब स्वैच्छिक है, कौन से अनिवार्य हैं, है ना। तो वहाँ पे मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। जस्ट
रीड आउट कर लेना यहाँ तो, है ना। 29 विषय सौंपे गए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, देख लो बिल्कुल, संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ, मतलब कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, है ना। पंचायती राज्य सूची का विषय है, ऊपर लिख ही लिया है ना, राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद देख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो ही लिखे हैं, ज्यादा नहीं लिखे। या जहाँ से मतलब आप उससे थोड़ा कनेक्ट करके देख सकते हो, वो ही लिखे हैं। देखो, सबसे मतलब पंचायती राज का बेस क्या है, सबसे मतलब जिसको बिल्कुल बेस बोले वो क्या है, ग्राम सभा। तो 243 ए में सबसे पहले क्या आएगा, 243 ए में क्या दे रखा है, ग्राम सभा। 243 बी में क्या दे रखा है, पंचायतों का गठन, कि जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, उसके बाद पंचायत समिति होगी, उसके बाद जिला परिषद होगी। तो ये मतलब 3 स्तर का दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 243 बी में, ठीक है। तो बस ये लिखा है 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों का गठन, वही 3 स्तर। हाँ, ये देखो कैसे याद रखोगे। अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण, आपने पढ़ा होगा। 16(4) में क्या है, मूल अधिकार पढ़ते हैं ना, 16(4) में क्या है, आरक्षण। और डी क्या है, डी भी तो 4 है। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करते हो, मेरे को तो ऐसे याद है, जैसे A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, ऐसे H8 है ना, I9 है। तो ऐसे याद कर रखे होंगे ना, D4 है। तो D4 है तो मतलब 16(4) में क्या है संविधान, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में 16(4) में क्या है, आरक्षण का प्रोविजन है। तो यहाँ पे देखो डी क्या है, 4। तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ, है ना। तो 243 डी में आरक्षण हो गया। 243 ई क्या है, 5। और पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, है ना। 243 ई में क्या हो गया, पंचायतों का कार्यकाल, है ना। अब देखो 243 एफ में सदस्य हेतु योग्यता, अब बोलते हैं ना कि भाई 5 साल तेरे को टिकना है ना, तो 6 योग्यता होनी चाहिए, है ना। F6, ठीक है। तो 243 एफ में क्या हो गया, सदस्य हेतु योग्यता, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा। 243 जी में क्या हो गया, पंचायतों को शक्तियां दी हैं। देखो 29 विषय अपने ऊपर बिल्कुल देख के आए ना, जो पंचायती राज एक्ट 1993 जो लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय। लेकिन राजस्थान में कितने दे रखे हैं, ये राजस्थान छोटा सा लिख रखा है ना, ये राजस्थान, राजस्थान में 22 विषय दे रखे हैं। 29 में से राजस्थान में 22 विषय दे रखे हैं, है ना। मतलब वही उनके उत्तरदायित्व है, प्राधिकार, वो किसमें है, 243 जी, है ना, ठीक है। जो भी उनको मतलब शक्तियां दी हैं वगैरह, किसमें है, 243 जी, ठीक है। एच बी, पंचायतों को करारोपण की शक्ति, है ना, कि वो मतलब वो कर आरोपण कर सकते हैं। आगे अपन आगे भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। 243 आई राज्य वित्त आयोग हो गया। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, आई और के, ठीक है। अनुच्छेद 243 ओ, 243 ओ मतलब लास्ट हो गया ना। तो क्या होगा कि जो न्यायालय है ना, वो मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वही है, निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय में प्रसंगत नहीं, मतलब प्रसंगत नहीं होना, मतलब नो इंटरफेयर, ठीक है, बाय जुडिशियरी। चलो देखते हैं फटाफट। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ये तो सब पढ़ते हैं, वही नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959, सबको याद होगा इफेक्ट, है ना, वही लिख रखा है बस। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सर्वप्रथम 1960 में हुए, अब तक बिल्कुल 11 बार हो चुके हैं। अभी चुनाव कब है, नेक्स्ट ईयर है ना, मई जून में, ठीक है। तो अभी तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान देखो, इंडिया वाला बिल्कुल अपन पढ़ के आए हैं। अधिनियम 1992, और लागू कब हुआ, 1993। और ये देखो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, और 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, डूंगरपुर अजमेर। राजस्थान विकास इसकी मैगजीन है, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज हेतु गठित समितियां, मतलब बिल्कुल राजस्थान में समिति गठितियां पढ़ेंगे। फिर आगे केंद्रीय स्तर पर जो गठित समितियां पढ़ेंगे, तो बिल्कुल दिमाग में रखना है। गिरधारी लाल, ये तो मतलब वो राजस्थान वाली होगी, राजस्थान में पंचायती राज के लिए कौन कौन सी समितियां गठित हुई है ना, तो बिल्कुल होगी सादी कली, गिरधारी लाल व्यास
गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर। देखो थोड़ा थोड़ा ये भी दिमाग में रख लेना, ज्यादा नहीं लिखा बट जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो फैक्ट लिखे हैं। तो ग्राम सेवक पद स्थापित करने और उनके प्रशिक्षण देने की अनुशंसा की थी, है ना। गुलाब चंद कटारिया पंचायती राज संस्था को सभी 29 विषय देने की सिफारिश की थी। पीएस व्यास समिति, हाँ, इस समिति की सिफारिश पर 5 विषय दिए गए थे। मतलब पंचायती राज संस्थाओं को और 5 विषय दिए गए थे, वो कौन से हैं ये भी बिल्कुल थोड़ा सा देख लेना। सारे लिख दिए ना प्राथमिक शिक्षा, कृषि वगैरह। ये देखो गुलाब चंद कटारिया 2014 में जो कमेटी बनी थी उसमें मतलब एक बार बीच में वो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो गई थी ना, मतलब कि मतलब किसी के लिए 8वीं पास, किसी के लिए 10वीं पास, ऐसे योग्यता कर दी थी, जो बाद में 2019 में हटा दी गई थी। मतलब तो वो किसके मतलब गुलाब चंद कटारिया समिति की सिफारिश पे लागू हुई थी, ठीक है। बाद में देखो बिल्कुल आगे लिख दिया है 2019 में हटा दिया था। लाल सिंह खर्रा समिति है, शिवचरण माथुर, जो भी मतलब राजस्थान के मतलब राजस्थान के लेवल पे पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो भी कमेटियां बनी वो सारी अपन ने डिस्कस कर ली है। वैसे ही मतलब केंद्रीय स्तर पर भी समितियां हैं, जस्ट ये भी थोड़ा थोड़ा देख लेना। मतलब किसी ने त्रिस्तरीय ढांचे का सजेशन दिया, किसी ने द्विस्तरीय ढांचे का सजेशन दिया, किसी ने संवैधानिकरण का सजेशन दिया, किसी ने मतलब 5 साल कार्यकाल का सजेशन दिया। तो थोड़ा थोड़ा सबका लिख दिया है जो भी यूनिक है, ठीक है। ST SC आरक्षण या फिर महिलाओं का आरक्षण, ऐसे सजेशन है सबके अलग अलग थोड़े थोड़े, है ना। तो देखो बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति, ये बिल्कुल देख लेना। त्रिस्तरीय ढांचा, ऐसी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऐसी देख लेना। मतलब अशोक मेहता समिति, फिर ये GV के राव, गलतियां रह ही गई, मैंने बिल्कुल काट के दे दिया था, राव नहीं है ये, GV के राव कमेटी, ठीक है। इसने क्या बोला था, पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास। LM सिंघवी समिति, संवैधानिक दर्जा, ग्राम सभा का गठन, मतलब ये क्या है, इनकी सिफारिश है, ये आगे लिख रखा है ना, सिफारिश है, बस ये दिमाग में रखना है। LM सिंघवी समिति की क्या सिफारिश है कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ग्राम सभा का गठन किया जाए। ऐसे ही आगे VN गौड़गिल समिति, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया जाए। भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, बिल्कुल अब आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, यहाँ तो जस्ट एक बार लिखा है क्या, भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में पेशा एक्ट, आगे अच्छे से लिख रखा है ना। ये हो गई ग्राम सभा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 8A के तहत इसका गठन। हर ग्राम सभा बिल्कुल मूल इकाई है ना। संवैधानिक बिल्कुल अपन स्टार्टिंग में पढ़ के आए, 243A में क्या है, ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का वर्णन है 243A अनुच्छेद में, ठीक है। तो वही लिखा है फिर से। और ग्राम सभा मतलब ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, बिल्कुल ये दिमाग में रखना है, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं वो। ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, जो भी उस ग्राम पंचायत के जो भी सभी पंजीकृत वयस्क मतदाता होते हैं ना, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं सामान्यतः। तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा करी जाती है, अनुपस्थित हो तो उप सरपंच द्वारा, ठीक है। हाँ, ये देखो बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम 10%, 1/10 ये रहने वाली है सब में। वर्ष में ग्राम सभा, देखो छोटी छोटी एरर, ग्राम सभा ग्राम सभा की 2 बैठक अनिवार्य है, परंतु राजस्थान में एक वर्ष में 4 बैठक आयोजित की जाती हैं, बिल्कुल दिमाग में रखना है चारों कब कब होती हैं। हाँ, अगर 10% या अधिक 15 दिन का नोटिस देकर कोई मतलब विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन कर सकते हैं ना, 4 तो होंगी ही होंगी, कोई अदर भी हो सकती है। अगर 10% मतलब 10% या अधिक सदस्य 15 दिन का नोटिस दे, 15 दिन पहले नोटिस दे तो, ठीक है। ग्राम सभा के कार्य बिल्कुल सबको पता ही है, वही ऑडिटिंग का या फिर जो मनरेगा के काम होते हैं उनका निरीक्षण का, या फिर डिसाइड करना, ठीक है, वो सारे काम होते हैं ग्राम सभा के, तो सारे लिख दिए हैं, जस्ट थ्योरी है। सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है, ये
पहले तो नहीं थे, पता नहीं कैसे चेंज हो गए। ग्राम सभी नहीं है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा, ये शायद इस बोर्ड पे चेंज हो गया, वहां तो सही है। मैं अभी जस्ट पढ़ रही थी, मतलब देख रही थी कि कोई एरर नहीं रह जाए। मेरे को तो नहीं दिखा, या पता नहीं वो दिमाग में ही ग्राम सभी को ग्राम सभा पढ़ते रहते हैं। ऐसे दिमाग में होता है ना कि पहले से कुछ छपा हुआ होता हो तो गलत को भी सही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा है ये, है ना, ग्राम सभा। ऑब्वियसली ग्राम सभा की बात चल रही है ना। तो थ्योरी है, बिल्कुल देख लेना। सबसे पहले कहाँ गठन हुआ वगैरह, थ्योरी है ना। ग्राम सभा सबको पता ही है। सरपंच और वार्ड पंच का तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कौन करता है? जो वार्ड पंच होते हैं वो ही मिलके बाद में उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वो सारी थ्योरी हो गई। अविश्वास प्रस्ताव, भले ही आपके ग्राम पंचायत हो, भले ही आगे पंचायत समिति हो, भले ही जिला परिषद हो, तो सब में अविश्वास प्रस्ताव सेम रहने वाला है। इसलिए मैंने यहीं पे लिखा है अविश्वास प्रस्ताव। वो ही मतलब प्रारंभ के 2 वर्ष और अंतिम, मतलब प्रारंभिक 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जाएगा। बीच के 2 साल बचे उनमें सिर्फ 2 बार लाया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों में सेम रहेगा अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है मतलब प्रारंभिक 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता, अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता, बीच में दो, तीसरे और चौथे वर्ष में कुल 2 बार लाया जा सकता है। और ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए 3/4 बहुमत का होना जरूरी है। ग्राम पंचायत का गठन, हाँ 1 मिनट, वही मतलब 1994 की धारा, ज्यादा धारा नहीं लिखी, जस्ट 1-2 है, थोड़ी थोड़ी देख लेना है ना। धारा 9 के तहत वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, आगे फिर से लिखा है कितनी ग्राम पंचायत हैं, कितनी पंचायत समिति हैं, जिला परिषद वगैरह सारे फैक्ट लिखे हैं फिर से। 11,208 हो गई। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायत का कौन होता है? वीडियो। हाँ, मतलब कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होगा, कितने वार्डों पे होगा, कितनी जनसंख्या बढ़ने पर कितने वार्ड और बनेंगे, तो वो बिल्कुल अपन यहाँ पे ग्राम पंचायत में देखेंगे, आगे पंचायत समिति में भी देखेंगे, फिर जिला परिषद में भी देखेंगे। तो सेम से फैक्ट है, जस्ट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार देख लेना जस्ट फटाफट। ठीक है, वही लिखे हैं बस। 1 माह में 1 बैठक जरूरी, लेकिन राजस्थान में 1 माह में 2 बैठक का प्रोविजन है ना। सभी वार्ड पंच मिलकर अपने में से, ये बिल्कुल पहले भी लिख लिया है, वही है, मतलब वार्ड पंच मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। मतलब जो भी वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, उनका तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन उप सरपंच को चुनाव कौन करता है? जो वार्ड पंच है वो ही अपने में से एक को उप सरपंच चुनते हैं। ठीक है, उप सरपंच के चुनाव में ये तो वही है, निर्णायक मत सरपंच दे सकता है। ठीक है, हाँ, सरपंच पद हेतु योग्यताएं बिल्कुल देख लेना, है ना। वही मतलब आयु का है, गर्भ में सुलभ शौचालय, या जो वो डेट है 27 नवंबर 1995, उसके बाद 2 संतान नहीं होनी चाहिए, वही वाले फैक्ट हैं, जस्ट रीड आउट कर लेना। हाँ, ये देख लो बिल्कुल, मतलब पद रिक्त होने पर पुनः 6 माह के भीतर चुनाव होना है, और पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए होंगे। अपने सेंट्रल स्टेट की तरह नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है, मतलब पूरे 5 साल के चुनाव होते हैं। यहाँ पे जैसे मतलब 2.5 साल बाद मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ गया या डेथ हो गई, तो जो बचे हुए 2.5 साल है ना, उसी के लिए चुनाव होंगे, पूरे 5 साल के लिए नहीं होते हैं ना। तो ये लिखा देखो, शेष अवधि के लिए होंगे पुनः चुनाव। हाँ, पूर्व में जो आरक्षित सीट है उसके अनुसार ही होंगे। तो सारे फैक्ट लिख दिए हैं पुनः चुनाव से रिलेटेड भी। ठीक है हाँ, मतलब जैसे सरपंच जीतने के बाद 90 दिन तक शपथ ना ले, या ग्राम पंचायत की लगातार 3 बैठकों में अगर कोई बिना सूचना के अनुपस्थित रहे, तो वो मतलब जो पद है वो स्वतः रिक्त माना जाएगा। ग्राम पंचायत हो गया। ऐसी पंचायत समिति, पंचायत समिति में क्या होता है, मतलब पंचायत समिति सदस्य होते हैं, फिर उप प्रधान, प्रधान। तो पंचायत समिति सदस्य उनका तो डायरेक्ट चुनाव होता है, और उप प्रधान, प्रधान का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो आगे फिर बिल्कुल वही थ्योरी लिख रखी है, उनको कौन शपथ दिलाता है, कौन त्याग पत्र, बिल्कुल ये तीनों देख लेना है ना, तीनों फैक्ट। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, जैसे ग्राम पंचायत का बीडीओ था, तो इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? बीडीओ। ऐसे ही अगर आप आगे पढ़ेंगे जिला परिषद में, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा सीईओ, है ना। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जस्ट रीड आउट करने हैं।
वही है, वहाँ पे जैसे 3,000 पे एक पंचायत ग्राम पंचायत बन रही थी, यहाँ पे 1 लाख पर पंचायत समिति, फिर आगे मतलब जिला परिषद देखेंगे 4 लाख पे, है ना, कितने वार्ड पे, ठीक है, वहाँ पे 9 वार्ड था, यहाँ पे 15 वार्ड, ठीक है, 15 न्यूनतम 15 वार्ड पे, ठीक है। वही है, 2 माह में एक बैठक होना जरूरी, और राजस्थान में 1 माह, प्रत्येक माह में एक बैठक, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे 2 माह में एक बैठक होना जरूरी है, परंतु राजस्थान में प्रत्येक माह में एक बैठक, और गणपूर्ति वही है 1/3, ठीक है। पदेन सदस्य देख लो, बिल्कुल पदेन सदस्य देख लेना, बिल्कुल ग्राम पंचायतों के सरपंच, संबंधित विधायक मतलब एमएलए, लोकसभा सांसद, ठीक है, ये सारे पदेन सदस्य होते हैं, जो बैठकों में भाग तो ले सकते हैं पर मत का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सारे फैक्ट पढ़ने जरूरी हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं आजकल, जस्ट फैक्ट दे देते हैं और मतलब कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है इसके बारे में ऐसे पूछते हैं। जिला परिषद, जिला परिषद में वही हो गया, जैसे वहाँ पे प्रधान उप प्रधान था, यहाँ पे जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख। तो जो जिला परिषद सदस्य हैं उनका तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बाद में उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। तो वही सारा लिख रखा है, किस मतलब कौन उनको शपथ दिलाता है, किसको वो त्याग पत्र देते हैं, सारा वो लिख रखा है बस। इनका प्रशासनिक अधिकारी अपने ऊपर देख लिया वीडियो, उसके बाद में देख लिया बीडीओ, और इसका प्रशासनिक अधिकारी सीईओ, ठीक है। वही न्यूनतम 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर, वार्डों की संख्या पूछे तो 17, वही मतलब जस्ट वही बार बार रिपीट हो रहा है, गणपूर्ति वही 1/3 आ गया। वहां पे क्या था, 2 माह में एक बैठक होना अनिवार्य, लेकिन राजस्थान में क्या था, हर माह एक बैठक होगी। यहाँ पे क्या है, 3 माह में एक बैठक होना अनिवार्य, पर राजस्थान में देखो 2022 से कर दिया कि हर मतलब प्रत्येक 45 दिन में बैठक का प्रावधान। पदेन सदस्य देख लेना, बिल्कुल वही एमपी एमएलए। ग्राम सचिवालय, ग्राम सचिवालय मतलब वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2011 से स्थापना की गई है। अध्यक्ष सरपंच, है ना, सदस्य इसके बिल्कुल वही उप सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक, पटवारी, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सब, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, सचिवालय वाला किसकी सिफारिश, मतलब बिल्कुल देखो हाईलाइट कर दिया, वीएस व्यास समिति, ठीक। जिला योजना समिति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 243 ZD, सबसे पहले तो अनुच्छेद ही 243 ZD, ठीक है। जिला योजना समिति, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार मतलब 25 सदस्य होंगे, और कैसे होंगे, मतलब निर्वाचित सदस्य 20, मतलब 20, 25 का 4/5 हो गया ना, तो 20 तो निर्वाचित होंगे और 5 मतलब 1/5 मनोनीत होंगे, ठीक है। तो कौन से निर्वाचित होंगे कौन से मनोनीत होंगे, बिल्कुल एक बार रीड आउट कर लेना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा सारे, तो सारे मतलब जो भी आ रहे हैं उनके बारे में ऐसे बोलते जा रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू यहाँ से मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखती रहती हूँ, कंटिन्यू आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल। स्टेट पॉलिटी होगा आपके एग्जाम्स में, वहाँ भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेट पॉलिटी का, तो वहाँ पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कौन सा अनिवार्य प्रावधान है कौन सा ऐच्छिक प्रावधान है। अब देखो अपन कैसे समझते हैं कौन सा अनिवार्य प्रावधान है कौन सा ऐच्छिक प्रावधान है, देखो तो अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं, देखो अनिवार्य प्रावधान चेंज हो गए क्या, अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं कि गांव में ग्राम सभा का गठन बिल्कुल अनिवार्य प्रावधान है। अनिवार्य प्रावधान मतलब जो अपना जो मतलब केंद्र जो एक्ट आया था ना 1992 अधिनियम, वहीं पे मतलब मेंशन कर दिया। ऐच्छिक प्रावधान मतलब स्टेट पे छोड़ दिया कि आप ये लागू करो ना लागू करो, ये आपकी इच्छा पर है। तो अनिवार्य प्रावधान बिल्कुल ग्राम सभा का गठन अनिवार्य है ना। पंचायत बिल्कुल वो 3 स्तरीय, है ना, पंचायत फिर मध्य स्तर फिर मतलब जिला स्तर, तो 3 स्तरीय वो हो गया ना ढांचा, वो बिल्कुल अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत मध्य स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, 3 स्तरीय ढांचा मतलब 3 स्तरीय ढांचा हो गया ना, पंचायत मध्य और जिला स्तर। तो 3 स्तरीय जो ढांचा है, जैसे उस टाइम अपन ऊपर पढ़ के आए हैं समितियां, किसी ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश करी, किसी ने त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश करी, लेकिन त्रिस्तरीय ढांचा है वो बिल्कुल अनिवार्य प्रावधान है।
ठीक है। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। और ये देखो मध्य और जिला स्तर के जो प्रमुख हैं, जैसे कि मध्य स्तर पे कौन हो गया, प्रधान उप प्रधान। फिर मतलब ऊपर लेवल पे कौन हो गया, जिला स्तर पे, जिला स्तर पे हो गया वो जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख। तो उनके लिए तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जो तीनों मतलब मध्य और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है ना, उनके लिए तो अप्रत्यक्ष चुनाव। और जो मतलब नीचे के है ना बिल्कुल, जैसे वार्ड पंच हुआ, या फिर आपके पंचायत समिति सदस्य हुए, या फिर जिला परिषद सदस्य हुए, उनके प्रत्यक्ष चुनाव। तो ये क्या है, ये मतलब अनिवार्य प्रावधान है ना। ऐसे ऐच्छिक प्रावधान कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। या देखो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, या फिर SC ST के लिए, मतलब ये अनिवार्य प्रावधान का ही पार्ट है। ऐच्छिक भी देखेंगे आगे, देखो ऐच्छिक तो यहाँ पे है, ऐच्छिक ये रहा। उससे पहले चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, या SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, और 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। ये मतलब अनिवार्य क्या है, 1/3, मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण होना ही चाहिए। लेकिन अपने राजस्थान में कितना कर रखा है, 50%, है ना। तो अनिवार्य प्रावधान क्या है, 1/3। जस्ट सीधा सीधा पूछ लेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और इनमें से कौन सा अनिवार्य है, या स्टेटमेंट दे देंगे कौन सा ऐच्छिक है, लगभग अनिवार्य का ही पूछेंगे। तो वहां पे सीधा बता देंगे कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण वो अपने स्टेट में है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य कितना था, 1/3, है ना। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। कार्यकाल बिल्कुल 5 वर्ष और 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए, है ना। राज्य वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है। ये कौन से प्रावधान हो गए जो अनिवार्य हैं, और ऐच्छिक कौन से हैं, मतलब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, मतलब राज्यों पे छोड़ दिया कि आप पिछड़े वर्ग के कितना आरक्षण दो, है ना। ऐसे पंचायती राज, मतलब पंचायतों को अधिकार एवं शक्तियां देना, जैसे वहां पे अपन बिल्कुल देख के आए हैं, मतलब 29 जो शेड्यूल 11 है, अनुसूची 11 है, वहां पे कितने विषय हैं, 29। लेकिन अपने राजस्थान में अपने बिल्कुल वहां पे लिख रखा है, राजस्थान में कितने विषय दे रखे हैं पंचायतों को, 22, है ना। तो ये मतलब बिल्कुल राज्यों पे छोड़ दिया कि आप कितने विषय दो, है ना। पंचायती राज संस्थाओं में संसद, विधानमंडल के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना, और पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, है ना। कि मतलब पंचायतों को ये अधिकार देना कि वो टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन के थ्रू, मतलब रेवेन्यू ले सके या ना ले सके, ये भी मतलब टोटली राज्यों पे छोड़ दिया, मतलब राज्यों को डिसाइड करने के लिए वो कर दिया। ठीक है। पेशा अधिनियम अपन ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, बुरिया समिति यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है ना। पेशा अधिनियम 1996, वही बुरिया समिति की सिफारिश पर जनजातीय लोगों को स्वशासन प्रदान करना, है ना। पंचायती राज विभाग नोडल एजेंसी हो ही गई। ठीक है। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर, ये बिल्कुल दिमाग में रखने, 1996, और किसकी सिफारिश पर, ठीक है, लागू वही 24 दिसंबर 1996। जो संविधान की 5वीं अनुसूची है ना, जिसमें 10 राज्य हैं इंक्लूड हैं, उनमें मतलब उनमें और लागू है ये, है ना। राज्य में पेशा एक्ट 8 जिलों में लागू है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। देखो हाईलाइट भी किया है बिल्कुल, पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से, किन जिलों में पूर्ण रूप से लागू है, कहाँ पे आंशिक रूप से लागू है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति, ऊपर पढ़ ही लिया था अपन ने। ठीक है। वर्तमान में पंचायती राज अधिनियम, ग्राम, हाँ, ग्राम सेवक अधिकारी, ग्राम सेवक था उसका नाम क्या हो गया, ग्राम विकास अधिकारी, तो वो भी लिख दिया है। ठीक है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, फ्लैगशिप योजनाएं देख लेना आप, ज्यादा समझाने का कुछ है ही नहीं, जो लास्ट में समझाने का है वहां पे अपन करेंगे। जैसे कुछ लोगों का होता है, क्लास लूंगी फिर मैसेज करेंगे कि दीदी पढ़ के ही बता देते, तो पढ़ तो आप लो ही ना, यहाँ पे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जस्ट मैं रीड आउट करवा रही हूँ, आप सामने बैठे देख रहे हो, इससे अच्छा जस्ट PDF लो और फटाफट रीड आउट कर लो, है ना। ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, मतलब वही, 1 मिनट, फ्लैगशिप योजना, अरे भगवान इसका नाम ही नहीं लिखा क्या, कुसुम योजना, नवीन एनुअल, ओ माय गॉड, इसका नाम ही लिखना भूल गई, नाम ही नहीं लिखवाया। ये कुसुम योजना के वो हैं 3 घटक। कोई ना, मैं मतलब बिल्कुल ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप अमेंड कर लेना, है ना। कुसुम योजना के कंपोनेंट हैं ये तीन तीन घटक हैं। ठीक है।
अब देख रही हूँ, बल्कि एक बार रीड आउट करके निकल भी गई। ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि कौन सी योजना पढ़ रहे हैं। महिला महिला अधिकारिता विभाग की योजना देख लो, वैसे पुरानी है ये, लेकिन फिर भी फ्लैगशिप योजना में है, पढ़नी तो चाहिए। ठीक है, कोई ना, लिख दूंगी मैं। महिला अधिकारिता विभाग की देख लो, लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मेंस से पहले क्यों लग रहा था कि ये तो पक्का आएगी, हमेशा ऐसे लगता है कि इस बार तो पक्का आएगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट वगैरह बिल्कुल ध्यान रखनी है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था, मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बोला था। महिला सम्मेलन उदयपुर, ऐसे आगे अपन पढ़ेंगे। किसान सम्मेलन ये अपना अजमेर, है ना। तो महिला सम्मेलन का हुआ था उदयपुर 8 मार्च 2025। हाँ ये देख लेना बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। 8 मार्च 2025 को योजना की राशि अब 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है। और 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही मतलब ये राशि मिलेगी 21 वर्ष पूर्ण करने तक। ठीक है, और ये 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए। ठीक है, सारे फैक्ट इंक्लूड कर दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। कब कब होंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लेना। ठीक है, वन विभाग के बिल्कुल पढ़ने वाले ही हैं कुछ, मतलब जैसे कि अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहाँ, मतलब कहाँ लगाया गया है, या ये बिल्कुल देख लेना वर्ष 2025-26 में, 2025-26 में राज्य का पहला ग्रीन बजट। ठीक है, अमृत मिशन जो समझाने का होगा मैं बिल्कुल करवाते चलूंगी, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, जस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। ठीक है, तो जो समझाने का होगा मैं बिल्कुल लिखाती मतलब बता दूंगी आपको। ठीक है, अमृत 2 बिल्कुल, मतलब कब प्रारंभ हुआ, कितनी अवधि के लिए हुआ, या किस फील्ड में मतलब काम कर रहा है, ये तो जस्ट आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, और लिख भी रखा है एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा, है ना। बजट घोषणा देख लेना बिल्कुल, बजट घोषणा जो भी हुई है 25-26 में, मतलब किसी में, है ना। ठीक है, जल जीवन मिशन JJM, ठीक है 15 अगस्त 2019 से। हाँ, कुछ तो इम्पोर्टेंट वही दिमाग में आ गया। ये देखो, इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी थोड़ी अलग नहीं है, 50-50%। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना, जल जीवन मिशन, है ना। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान, वही जो अपने के सेंट्रल गवर्नमेंट है, केसदार रेन, उसी की लाइन पे है क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। ठीक है, वही मतलब रेन वाटर कंजर्वेशन का। ठीक है, पंचगौरव देख लेना बिल्कुल, मतलब हर जिले का जैसे मतलब एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल, ऐसे मतलब डिक्लेयर किया गया है ना, उनको मतलब बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, शिक्षित राजस्थान अभियान बिल्कुल दिमाग में रखना है, करंट का है, 29 मार्च 2025। मैं बता रही हूँ ना बार बार, कोई भी जैसे परियोजना है कब लागू हुई, कितने वर्ष के लिए हुई, सेंटर मतलब जैसे कि वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायतित है तो वो याद रखना है, या फिर जैसे कि सेंटर और स्टेट का कितना पार्ट है, क्या काम है, बस थोड़ा थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो लिखे हैं, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना बिल्कुल करंट का है, दिमाग में रखना है, 29 मार्च 2025। वही 1 से 8 जो कक्षा तक के 40 लाख स्कूली बच्चों को, उनके लिए ही है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान बहुत पुराना है, 2 अक्टूबर 2024, 2024 का 2014। ये तो अपन बिल्कुल मतलब उस टाइम तो खूब याद किया था कि 31 मार्च 2018 तक मतलब जो ODF जो मतलब खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया राजस्थान को। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए 12,000 रुपए की राशि, और सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 3 लाख की लागत से मतलब बनाए जा रहे हैं ना। ठीक है, अटल ज्ञान केंद्र बिल्कुल करंट का है, 25 दिसंबर 2024। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस, तो 25 दिसंबर 2024 को मतलब प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा। स्वामित्व योजना बिल्कुल सबने पढ़ ही लिया होगा, है ना, कि मतलब जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे ड्रोन द्वारा सर्वे करवाकर जो ग्रामीण है उनको प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो वही है बस।
बजट घोषणा में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की घोषणा। तो बजट घोषणा वगैरह सारी दिमाग में रख लेना, मतलब बहुत पुरानी है, 24 अप्रैल 2020 की, लेकिन जो करंट में है वो तो बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। थोड़ी है जस्ट। नमो ड्रोन दीदी योजना, देखो कहाँ से लागू हुई, कोई राजस्थान से है तो बिल्कुल दिमाग में रखना। देखो नमो ड्रोन दीदी योजना शुभारंभ राजस्थान में कोटा जिले से, है ना, 11 मार्च 2024 को। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह का आयोजन, ठीक है। लखपति दीदी, है ना, जो लक्ष्य है वो 20 लाख कर दिया बढ़ा के। लखपति दीदी सम्मेलन, ये देखो बिल्कुल फरवरी में ही हुआ है ना, अपनी राष्ट्रपति आई थी ना द्रौपदी मुर्मू जी। तो देखो लखपति दीदी सम्मेलन आयोजन 14 फरवरी 2024। 24 है क्या, 25 होना चाहिए ये शायद, मेरे को ऐसे आदत से वहाँ पे उस टाइम मेंस की तैयारी कर रहे थे तभी था, ये करंट में था। 25 है शायद, मैं देख के बताती हूँ, ये भी देख लेना है ना, शायद 25 होना चाहिए। तो स्थान वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है। कोई सम्मेलन, देखो अपने राष्ट्रपति आए थे ना, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। बजट घोषणा वगैरह सारे लिखती हैं, सोलर दीदी ऐसे ही, ठीक है। आयुष्मान वयोवंदन योजना, सबको पता ही होगा। वयोवंदन योजना मतलब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जितने भी नागरिक हैं उनको 5 लाख का कवरेज देना, मतलब हेल्थ कवरेज कैशलेस उपचार के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, अब इस बार जो मैंने हुआ था शायद उसमें ही था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। तो ये आयुष की फुल फॉर्म ही पूछ रखी थी, ठीक है। स्किल एजुकेशन मतलब संकल्प विश्व बैंक की सहायता से, है ना, कौशल विकास, सब पता ही है, मतलब कौशल विकास के लिए है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मैं बता रही हूँ ना, जो इम्पोर्टेंट है वो बिल्कुल बताते चलूंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, है ना, 1 जनवरी 2017 से केंद्र द्वारा, मतलब जो भी गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 5,000 रुपये दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, 6500 रुपये। और अभी देखो एक डेट दे रखी है, ये देखो 1 सितंबर 2024 से जो गर्भवती मतलब दिव्यांग गर्भवती महिला हैं उनको 6500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। तो कितने हो गए, 5,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, अपने स्टेट गवर्नमेंट है वो 6500 रुपये दे रही है, और अगर कोई गर्भवती दिव्यांग है तो उसको 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, ठीक है। तो सारे फैक्ट जस्ट लिख दिए हैं, तो बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना, वही मतलब 1 से 8 तक के बच्चों को मतलब स्कूलों में खाना दिया जा रहा है ना, बस उसी उसी के ऊपर है। पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, देखो पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, है ना, बिल्कुल पुरानी है, 2022 में, ठीक है। मतलब दूध पाउडर की आपूर्ति आरसीडीएफ के द्वारा, ठीक है। वही 1 से 8 तक के जो भी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत स्टूडेंट हैं उनको दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले मतलब वीक में 2 दिन दिया जा रहा था, अभी वो बढ़ा के 6 दिन कर दिया है ना, तो 6 दिन उनको दूध मिल रहा है, ठीक है। बस वही है। आस्था योजना, आस्था योजना मतलब किसी भी परिवार में दो मतलब दिव्यांग है, मतलब 40% से अधिक दिव्यांगता है तो उनको आस्था कार्ड दिया जाता है, ठीक है। ऐसे नवजीवन मतलब जो अवैध शराब के निर्माण और भंडारण में शामिल है ना उनके उत्थान के लिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये देखो ये आ गया, मंगला पशु बीमा योजना 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था, कायड़ अजमेर में, है ना। 42 लाख पशुओं को मतलब बीमा दिया जाएगा, और मतलब प्रत्येक पशु के लिए 40,000 का बीमा, ठीक है। और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पता ही है, 13 फरवरी 2024, 1 करोड़ घरों पर मतलब सोलर पैनल लगाए जाएंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, है ना। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, मतलब एक 1 किलोवाट, ये 1 2 3 नहीं है कहीं ऐसे सोच लो, ये 1 2 3 है, 1 2 3 किलोवाट है, 1 किलोवाट है ना, ऐसे 2 किलोवाट 3 किलोवाट, इन मतलब इतने पे कितना, पहले 30,000 60,000 78,000 इतने की सब्सिडी दी जा रही है, मैक्स 78,000 की सब्सिडी है, फिर आगे भले कितने तक की हो, 78,000 मैक्स सब्सिडी है, ठीक है। राज्य में 5 लाख घरों का लक्ष्य है,
और प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम भी बनाया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना पता ही है, 450 रुपये में सिलेंडर। अन्नपूर्णा रसोई योजना है ना, 30 रुपये में थाली मिल रही है, जिसमें से मतलब पहले स्टेट गवर्नमेंट है वो 17 रुपये की सब्सिडी दे रही थी, अभी 22 रुपये की दे रही है। पर्सन को मतलब जो लाभार्थी है उसको 8 रुपये पे करने हैं। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना बिल्कुल। नगरीय क्षेत्रों में कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे 891, भोजन की मात्रा वगैरह बिल्कुल दिमाग में रख लोगे, कोई ज्यादा वो नहीं है समझाने का। एग्रिस्टेक योजना बिल्कुल पढ़ना है, करंट की है एग्रिस्टेक योजना। ठीक है, मतलब 5 फरवरी 2025 में ही स्टार्ट की है, सीकर जिले से शुरू हुई है ना। जो मतलब किसानों का मतलब डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, मतलब प्रत्येक किसान को 11 नंबर की डिजिटल आईडी मिल रही है ना। तो ये सारा दिमाग में रखना है। सर्वाधिक फार्मर आईडी बनाने वाला जिला, सबसे कम फार्मर आईडी बनाने वाला जिला, सारी लिख दी है थ्योरी, कोई ज्यादा वो नहीं है ना। अमृत आहार योजना, जो आंगनबाड़ी में जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं ना उनको भी मतलब दूध प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, बस वही है। हाँ ये देख लो बिल्कुल, बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं। ठीक है, थोड़ा सा याद करने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट लिखना भूल गई। बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं 14 हैं। राजस्थान में कितनी बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं हैं जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वो 14 हैं, है ना। तो ये बिल्कुल लिख लेना 14 हैं। और देखो याद करने का तरीका भी आपको बताते चलती हूँ, जैसे कि एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी कौन किस किस में काम कर रहा है एडीबी, एक तो देखो जितने भी शहरी क्षेत्र है ना, शहरी नगरीय, उनके मतलब विकास के लिए कौन काम कर रहा है, एडीबी। देखो शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ऐसे नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, एडीबी है ना। और ये देखो यहाँ पे मैंने पहले ही पकड़ ली थी, ये है विकास कार्यक्रम, है ना। देखो दो हैं, एक तो हो गया राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम और एक हो गया राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो जो निवेश कार्यक्रम है ना, बस यहाँ पे डिफरेंस है, एक तो निवेश है एक विकास है। तो निवेश कार्यक्रम है वो तो एडीबी, और जो विकास कार्यक्रम है वो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा ना। देखो पहले तो हो गया जो भी मतलब शहरी नगरीय हैं उनके लिए एडीबी काम कर रहा है। दूसरा क्या हुआ, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एडीबी और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक, है ना। देखो ड्रिप अपने पहले ही पढ़ाए, राजस्थान बांध पुनर्वास सुधार परियोजना ड्रिप, वर्ल्ड बैंक हो ही गया। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की तो खूब है, बिल्कुल दिमाग में रखनी है ना। जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक। अब देखो जीका की कैसे याद रखोगे, जीका, जायका, जायका सॉरी जायका, जापान की कंपनी है जायका। मैं एक्चुअली जो बोलते हैं ना वही दिमाग में रहता है, ये होता है जायका, लेकिन मेरे दिमाग से निकलती रहती है जिका जिका, तो मैं इसको जिका ही बोलती हूँ। जायका है ना, जापान की कंपनी है, ये क्या करती है, जल क्षेत्र, जायका जल, है ना। तो ये जल क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रही है। देखो वही लिखा है, देख लो दोनों, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना और ग्रामीण जल प्रदाय फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। ठीक है, जायका के द्वारा, है ना। मृत क्षेत्र के लिए, मृत क्षेत्र के लिए राजस्थान जल पुनर्संचरण परियोजना एनडीबी, जो अपना इंदिरा गांधी नहर का जो बहाव क्षेत्र है ना उधर मतलब जो संरचना है उसके लिए काम कर रही है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये होगी एनडीबी की। ये देख लो वो हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना, केएफडब्ल्यू जर्मनी की कंपनी है वो, इसमें हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना। राजस्थान वानिकी कैसे याद रखोगे, राजस्थान वानिकी, वानिकी क्या होती है, फॉरेस्ट्री। और ये देखो एएफडी, ये फ्रांस की कंपनी है ना, फ्रांस की कंपनी है एएफडी। तो यहाँ पे भी देखो फ्रांस, इसका फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, फ्रांस देखना प्लीज, गूगल करके देख लेना, मतलब मैं ऐसे याद रखती हूँ, फ्रांस, फ्रांस की कंपनी है। देखो यहाँ पे एफ मतलब फ्रांस, और ये हो गई इधर फॉरेस्ट्री, वानिकी को फॉरेस्ट्री बोलते हैं ना, तो ऐसे याद रखते हैं, राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना एएफडी, फ्रांस की कंपनी है। फुल फॉर्म कैसे दिमाग से निकल गया, फ्रांस पता नहीं, अभी कई दिन हो गए देखे हुए फुल फॉर्म। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे याद रख लो बस, वानिकी और जैव विविधता विकास। आपको कौन सा वहां पे लिख के आना है, क्यों इतना हेडेक लिखते हो, ऑप्शन ही देख के तो करने हैं, जैसे 2 बार रीड आउट कर लोगे हो जाएगा। ठीक है,
चलो फटाफट करते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही लंबी क्लास हो गई। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी, हाँ ये बिल्कुल दिमाग में रखनी है, ये बिल्कुल करंट की है, जो सबसे लेटेस्ट है, ये जायका के द्वारा। ठीक है, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन, बिल्कुल करंट की है, अभी लेटेस्ट है जायका के द्वारा। ठीक है, जीएसडीपी थोड़ा सा समझाने वाला रह गया, लेकिन अभी समझा ही देती हूँ ना। देखो 3 है, जीएसडीपी, जीएसवीए, एनएसडीपी, है ना। तो जीएसडीपी क्या हो गया, राशन का सकल घरेलू उत्पाद। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना ही पड़ेगा। जीएसडीपी देखो थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। एक जैसे जीएसडीपी, जीएसडीपी, एक हो गया एनएसडीपी, है ना, और एक हो गया जीएसवीए। जीएसडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद हो गया। एनएसडीपी जो जीएसडीपी में से मतलब हेरासमेंट घटा देते हैं, मतलब हेरासमेंट को क्या बोलते हैं, हरास, हरास, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, हरास घटा देते हैं, मतलब घट अपक्ष से ऐसे कुछ होता है हिंदी में, है ना। हेरास को घटा देते हैं तो वो क्या आता है, एनएसडीपी, है ना। और जीएसवीए क्या आता है, मतलब जीएसडीपी में से मतलब टैक्स घटा देते हैं, सब्सिडी जोड़ देते हैं, तो आता है जीएसवीए। तो सबसे ज्यादा जीएसडीपी होता है, उसके बाद जीएसवीए आता है, फिर एनएसडीपी होता है। थोड़े थोड़े इनके बस डेटा दिमाग में रखना है, जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट दिमाग में रखने हैं। मतलब कोई इकोनॉमी की क्लास है नहीं कि अब मैं आप मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से समझें, तो जस्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लेना, है ना। क्लास भी बहुत लंबी हो गई है, तो जस्ट इतना ही दिमाग में रख लो अभी तो, है ना। जैसे राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर, बिल्कुल दिमाग में रखना है। जैसे 9,17,000 जो 9 लाख करोड़ का है, करोड़ हमें है ये ना, आगे तो लिख भी दिया है करोड़ में अमाउंट है, तो ये 9 लाख करोड़ हो गया, ये 17 लाख करोड़ हो गया। आप देखते चलोगे, जीएसडीपी सबसे ज्यादा है, फिर जीएसवीए है, फिर एनएसडीपी है। ठीक है, इनमें मतलब थोड़ी थोड़ी वृद्धि दर वगैरह, है ना, या भारत मतलब भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान। ठीक है, हाँ ये देख लो एनएसडीपी, जस्ट देखो उससे उससे काफी कम है जीएसवीए, फिर भी जैसे वो 9 करोड़ है, ये 17 है, यहाँ पे ये 7 है, ये 15 है, वो मतलब जीएसवीए देखोगे वो 15 आएगा, यहाँ पे कुछ वो मतलब 15 पॉइंट कुछ ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा है। ठीक है, वो बीच में आएगा, जो जीएसडीपी और एनएसडीपी के बीच में आएंगे आंकड़े जीएसवी वाले। ठीक है, जीएस, हाँ राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल दिमाग में रखनी है, बिल्कुल मतलब आते रहते हैं राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय। जस्ट याद करने का तरीका भी देखो, लगभग देखो 15 का फर्क है, 15-16 का। देखो कैसे, ये 96,000 है, यहाँ पे देखो एक 12 लगभग 16,000 का, ये देखो यहाँ पे 15,000 का, है ना। तो ऐसे मतलब ऐसे आंकड़ों को मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब रिलेट करके पढ़ोगे ना, ज्यादा अच्छे से याद होंगे। मतलब जस्ट मैं बता रही हूँ ना, मैं 4-5 साल से याद कैसे ही कर रही हूँ कि जीएसडीपी ज्यादा है, उसके बीच में हमेशा थोड़ा सा मतलब उसको कम करेंगे, जीएसबी आता है उसको और कम करेंगे, एनएसडीपी आता है ना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आंकड़े मतलब ऐसे जोड़ जोड़ के। ठीक है, ये देखो शीर्ष 5 जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर कीमत पर, बिल्कुल दिमाग में रखना है। शीर्ष 5 जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद, है ना। तो इसकी देखो ट्रिक भी लिख दी है, बिल्कुल जज्बा, है ना, मतलब जिसका सकल जिला घरेलू उत्पाद ज्यादा है, मतलब जज्बा, बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा ना। ऐसे ही ये हो गया शीर्ष 5 जिलों की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय शीर्ष 5 जिले। देखो कैसे कैसे याद रखोगे, मैंने तो ऐसे याद रखा है कि अलवर, ए, बी, अब जा जैसलमेर, बहुत सारे पैसे हो गए, अब तो जैसलमेर जा, अब जा जैसलमेर है ना, प्रति व्यक्ति आए, अब जा जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान का वो आ गया जीएसवीए, है ना, मैं बता रही थी ना, मतलब सबसे ज्यादा जीएसडीपी, फिर जीएसवीए, फिर एनएसडीपी। इनको याद रखने का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल कभी इकोनॉमी करेंगे तब वहाँ पे देख लेंगे बिल्कुल। अभी मेरे को थोड़े हिंदी वाले टर्म ध्यान भी नहीं है, जैसे जीएसडीपी में से ह्रास घटाते हैं तो एनएसडीपी आता है, फिर ऐसे जीएसवीए कैसे निकालते हैं, जीएसडीपी में से मतलब टैक्सेशन को तो कम कर देते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं, उससे जीएसवीए आता है। और जीएसवीए मतलब पे ही मतलब सेक्टर वाइज
जैसे कि कृषि क्षेत्र, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो कितना मतलब वो है परसेंटेज है ना, वो जीएसवीए पे निकलता है हमेशा। बस अभी तो आप इतना ही दिमाग में रख लो है ना। तो जीएसवीए पे मतलब पहले तो ये देख लो कि राजस्थान का सकल राज्य मूल्य संवर्धन, ये बोलते हैं इसको जीएसवीए को है ना, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड है ना, जीएसवीए। जो सकल राज्य मूल्य संवर्धन जीएसवीए वो कितना है ना। तो ये देखो बिल्कुल 8.22 और 15.70 है ना। वहां पे कितना था, वो 9 पॉइंट कुछ था है ना, 9 पॉइंट कुछ था। ये आया 8.22 है ना, और वो कितना है 7.95 है ना। अपन बिल्कुल देख के है ना, वो 9 पॉइंट कुछ था मतलब जीएसडीपी, फिर एनएसडीपी कितना था 7.95, और ये देखो बिल्कुल 8.22 हो गया। ऐसे इधर मतलब इधर अपन पढ़ के आए हैं, वो तो 16 पॉइंट कुछ था, 16 17 पॉइंट कुछ देख लेना प्लीज। हाँ 17 पॉइंट है, 17 पॉइंट कुछ था। ज्यादा डेटा नहीं याद रखने, बस थोड़े थोड़े मोटे मोटे है ना, 2-3 डिजिट तक ही वेरी करते हैं, इतना नहीं देंगे कि लास्ट की डिजिट में डिफ्रेंशिएट करके आपको दे देंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो ये 15.70 वहाँ पे अपन पढ़ के आए 15.25, ठीक है। तो ये 15.25, वो 17 पॉइंट कुछ है, ठीक है। ये 15.70 दोनों के बीच में हो गया है ना। तो ये जीएसबीए के आंकड़े हो गए है ना। अ, एक मिनट, हाँ ये देख लो बिल्कुल अपन ने जहाँ पे कृषि पढ़ा, उद्योग पढ़ा, सेवा पढ़ा, वहाँ पे अलग अलग तो पढ़ा ही है, लेकिन लास्ट में पूरों की एक कॉमन टेबल बना दी है। जो मतलब कृषि का, उद्योग का, सेवा का शिथिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर कितना कितना योगदान है, ये जीएसवीए पे ही कैलकुलेट होता है ना। तो इसलिए जीएसवीए पढ़ना जरूरी है। तो देखो कृषि उद्योग सेवा अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, कृषि और उद्योग तो जहाँ पे पढ़ा था ना वहाँ भी पढ़ लिया था। फिर मैंने बोला था लास्ट में कॉमन टेबल बना लेंगे ताकि रिलेट करके पढ़ सकें। तो यहाँ पे बिल्कुल देख लो, कृषि और सेवा का बढ़ा है, उद्योग का घटा है, ठीक है। तो बस ये फैक्ट है, बिल्कुल दिमाग में रख लेना। कृषि का जैसे कि 26.54% योगदान था, प्रचलित कीमत पर 26.92 हो गया। ऐसे सेवा का भी 45.07 से 45.92 हो गया। उद्योग का कम हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। बार बार क्वेश्चन आते हैं ये वाला कि प्रचलित कीमत पर जीएसवीए में उप क्षेत्रों का योगदान। जैसे कृषि क्षेत्र में उप क्षेत्र का योगदान बिल्कुल अपने कृषि क्षेत्र पढ़ा था, वहां किया था। औद्योगिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान औद्योगिक क्षेत्र किया था, वहां पे पढ़ा था। सेवा क्षेत्र का बिल्कुल दे रखा है, लेकिन तीनों को फिर से एक साथ लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा योगदान किसका है ना। तो सबसे ज्यादा योगदान बिल्कुल अपन वहां पढ़ के आए थे, पशुधन का, फिर फसल का। एक मिनट, डेटा ही चेंज कर दी, वहां पे सही लिख रखा है, ये 44 पॉइंट है, ठीक है ना। 44 हाँ, इतना ही कुछ है। 12 पॉइंट कर दिया, पता नहीं कैसे, क्या टाइपिंग मिस्टेक है। कितना ही कर लो भले, कितना ही कर लो, इतना टाइम अभी है नहीं कि एक एक चीज देख सकूं, फिर भी टाइपिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। वहाँ पे सही करवाया है बिल्कुल। जो फर्स्ट आपकी पीडीएफ शेयर की है ना, उससे सही कर लेना, उसमें सही कर रखा है ये, ठीक है। या बिल्कुल यहाँ तो इतना ही ध्यान रख लें, सबसे ज्यादा पशुधन का, फिर फसल का, फिर वानिकी और मत्स्य पालन का। वहाँ पे अपन देखा था सबसे कम, लेकिन वृद्धि सबसे ज्यादा, बिल्कुल वहाँ पे पूरा समझा था, है ना। औद्योगिक क्षेत्र में उपक्षेत्रों का योगदान बिल्कुल विनिर्माण, निर्माण, खनन, उत्खनन, विद्युत, है ना। इसी मतलब किसका सबसे ज्यादा है, या मतलब ऐसे सीक्वेंस पूछ लेते हैं। ऐसे ही सेवा क्षेत्र में उपक्षेत्र का, उपक्षेत्र मतलब उनका योगदान, है ना। तो इसकी भी बिल्कुल बना ली है, ठीक है। सेवा क्षेत्र भी देख लेना, है ना, सारे बता दिए है ना। जैसे कि व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट, इनका सबसे ज्यादा योगदान है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई याद रखने का क्या है, एक तो आधार वर्ष याद रखने का है 1999-2000। अभी डब्ल्यूपीआई पढ़ रहे हैं, आगे सीपीआई भी पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष क्या है 1999-2000, है ना। इसमें देख लो बिल्कुल मतलब वो प्राथमिक विनिर्मित उत्पाद ईंधनीय कुल मतलब कितने हैं 154, ठीक है। और संख्या मतलब ये ऐसे हैं ही, और इनका भारांश भी थोड़ा थोड़ा देख लेना। लगभग देखो 33% है, लगभग 50% है, पीछे कितना बचा बेचारा 16.25। ऐसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ा करो। एक लगभग 33% जा रहा है, एक लगभग 50% जा रहा है, तो पीछे कितना बचा, ठीक है। या ये सीधा पूछ लेते हैं कि 154 वस्तुएं, ठीक है, टोटल 154 वस्तुएं। ऐसे ही
WPI, ऐसे ही CPI हो गया। CPI मतलब 4 श्रेणी होगी, एक तो औद्योगिक श्रमिक हो गया, एक ग्रामीण मतलब एक औद्योगिक श्रमिक हो गया, औद्योगिक हुआ, ऐसे कृषि हो गया, एक ग्रामीण हुआ और एक ग्रामीण और शहरी संयुक्त, है ना। तो 4 हो गई, 4 श्रेणियां हो गई CPI की। ठीक है, चारों के आधार वर्ष बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, पूछ लेते हैं। या जारी कौन करता है इन तीनों को? तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ और उसको अपना NSO। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, औद्योगिक इसमें याद करने का क्या है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्या है, आधार वर्ष बिल्कुल 2016 है ही। केंद्र अपने मतलब राजस्थान में 3 केंद्र हैं, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। ये बिल्कुल रखना, ध्यान रखना है कि पहले अलवर केंद्र के स्थान पर अजमेर था, अभी क्या कर दिया है, अलवर कर दिया है। तो अभी कौन से केंद्र हैं, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। राजस्व घाटा बिल्कुल दिमाग में रखना है, राजस्व घाटा राशि। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रॉपर बता सकूं राजस्व घाटा, वैसे सबको पता ही होगा। राजस्व जो व्यय है उसमें से राजस्व प्राप्ति को घटा दे, राजस्व घाटा आता है। ठीक है, तो राजस्व घाटा कितना है, कितना प्रतिशत है, ऐसे आगे राजकोषीय घाटा कितना है, कितना प्रतिशत है, थोड़ा बस इतना इतना दिमाग में रखना है। राजस्व घाटा मतलब 38,955 करोड़ का इतना प्रतिशत, 2.56। ऐसी राजस्व प्राप्तियां बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आता है राजस्व प्राप्तियां सबसे ज्यादा स्वयं का कर राजस्व, फिर केंद्रीय करों में हिस्सा, फिर केंद्रीय सहायता, और फिर है कर विभिन्न राजस्व, मतलब कर के अलावा राजस्व, है ना। तो ये सबसे मतलब पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्तियों में किसका योगदान है। ठीक है, राजकोषीय घाटा बिल्कुल दिमाग में रखना है, इतने करोड़ का और इतना प्रतिशत। और ये FRBM एक्ट आया था ना राजस्थान का 2005, उसके द्वारा अनुमत सीमा 4.37% थी, उससे कम है मतलब राजकोषीय घाटा, है ना। 4.31% है, उसमें कितनी थी सीमा, 4.37% की। ठीक है, अब लास्ट है बिल्कुल स्कीम वार बजट प्रीवे, बिल्कुल एग्जाम में पूछते हैं। स्कीम वार बजट प्रीवे 2023-24, तो 2024-25 में स्कीम वार व्यय कितना है, 2,633.99 करोड़। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पूछ लेते हैं वो अमाउंट पूछ लेते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा मतलब किसमें व्यय हुआ, है ना। तो सामाजिक या सामुदायिक सेवा, फिर ऊर्जा, फिर ग्रामीण विकास, और शुरू के सबके डेटा नहीं लिखे, लेकिन शुरू के 3 के डेटा लिखे हैं। पढ़ इसको तो पढ़ लेना, बस इतना ही है आपकी इकोनॉमिक सर्वे। जैसे हर एग्जाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आपकी वीडियो में बात करूँ तो 30 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स के लिए देखो 30 पेज तो पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। चलो, मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है बहुत अच्छा करवाने की, पेपर बढ़िया करके आना बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू।